हेलो बच्चों, मैं नीलिमा मगरे फ्रॉम एम्पावर एजुकेशन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के व्याकरण विभाग का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग जिसे हम कहेंगे समास, इसे परिचय करवाने वाली हूँ। तो चलिए हम समास की ओर मुड़ते हैं। अब समास माने इंग्लिश में हम उसे कहते हैं कंपाउंड, राइट। तो परिभाषा क्या है इसकी, ये भी हमें जानना जरूरी है। समास यानी दो पदों के मेल। तो हम इसकी थोड़ी व्याकरणिक व्याख्या देखेंगे। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अगर हमें इसका उदाहरण देना हो तो हम कहेंगे एक सामासिक शब्द लेंगे जिसे हम कहेंगे विषधर। विषधर का इसका विग्रह होगा विष धारण करने वाला। विषधर ये सामासिक पद है, इसका विग्रह जो है वो है विष धारण करने वाला। और एक उदाहरण देखा जाए तो रसोई घर। रसोई घर माने रसोई के लिए घर। रसोई घर इस सामासिक शब्द का विग्रह है रसोई के लिए घर। पदों से इस प्रकार बने शब्द समस्त पद अथवा सामासिक पद कहलाते हैं। ऐसे पदों के पहले पद को पूर्व पद और बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। सामासिक पदों के आपसी संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। चलो बच्चों, तो हमने अब समास किसे कहते हैं ये देखा है। अब हम इसके भेद देखेंगे। सामान्यतः रूप से इसके समास के 6 भेद हैं। पहला है कर्मधारय समास, तो दूसरा अव्ययी भाव समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा उत्पुरुष समास और छठा बहुग्रही समास। चलो, तो पहले देखेंगे हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समस्त पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान मीन्स मुख्य। इस समास में जो उत्तर पद होता है वो मुख्य होता है, प्रधान होता है। इस समास के मुख्य रूप से 3 भेद दिखाई देते हैं। पहला भेद है विशेषण। अभी विशेषण किस प्रकार से, तो चलो हम उसकी भी जानकारी लेते हैं। विशेष से युक्त कर्मधारय जब समस्त पद में पूर्व और उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य संबंध हो। जैसे यहाँ पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष है। किस प्रकार से, समस्त पद क्या है पीतांबर, और उसका पीतांबर में पीत, पीत ये विशेषण है। और दूसरा शब्द कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है अंबर, ये है विशेष्य। पीत माने पीला, और पीला है जो अंबर। अंबर की विशेषता क्या बताई गई है, वो पीला है, और विशेष्य क्या है अंबर। तो इस प्रकार से पीतांबर, पीतांबर का पहला पद होगा पीत, दूसरा पद अंबर और उसका विग्रह है पीला है जो अंबर। और भी देखेंगे हम नील गगन। नील ये विशेषण, गगन विशेष्य, नीला है जो गगन। इस प्रकार इस सामासिक शब्द का विग्रह होगा। स्वर्ण कमल, स्वर्ण मीन्स विशेषण, कमल विशेष्य, स्वर्ण है जो कमल। कमल को विशेषता क्या बताई गई है, तो वो स्वर्ण है। इस प्रकार से अभी नीलकंठ। नीलकंठ शब्द में भी नील विशेषण, कंठ विशेष्य, नीला है जो कंठ, कंठ माने अपना गला, तो नीला है जो गला, सॉरी नीला है जो कंठ। ठीक है, तो देखा आपने बच्चों कि विशेषण और विशेष्य किस प्रकार से, पहला पद किस प्रकार से विशेषण और दूसरा पद किस प्रकार से विशेष्य होता है। यहाँ पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण है। समस्त पद, अभी एक विशेषण में हम देखेंगे कि यहाँ कहा है, पहले कैसा था, पहला पद विशेषण था और दूसरा पद विशेष्य, लेकिन इस उदाहरण में कैसा है, पहला पद विशेष्य है और दूसरा पद विशेषण है। देखो बच्चों, यहाँ पूरी तरह से चेंज हुआ है। वह पहले उदाहरण में हमने देखा है कि पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है, यह दूसरा पद विशेषण है और पहला पद विशेष्य है। तो किस प्रकार से, तो देखेंगे हम। समस्त पद है नरोत्तम
उसमें पहला पद है नर। नर क्या है? विशेष्य। दूसरा पद है उत्तम, विशेषण। नर के बारे में हमें विशेष जानकारी क्या मिल रही है? उत्तम इस शब्द से उसकी विशेषता पता चल रही है। तो इसका विग्रह कुछ इस प्रकार से होगा इस समस्त पद का, नरों में उत्तम है जो, इस प्रकार से। और एक हम समस्त पद का उदाहरण देखें सामासिक शब्द का, पुरुषोत्तम। पुरुष विशेष्य, उत्तम विशेषण, पुरुषों में उत्तम है जो, ये समस्त पद का विग्रह क्या है? पुरुषों में उत्तम है जो। ये दोनों पद विशेषण हैं। अभी देखो, हमने पहले देखा कि पहला पद विशेषण रहता है, दूसरा पद विशेषण। दूसरी बार देखा पहला पद विशेष रहता है और दूसरा पद विशेषण रहता है। लेकिन अब थोड़ा अलग से उदाहरण देंगे हम, जिसके दोनों भी पद विशेषण है। किस प्रकार से? तो देखेंगे, पहला शब्द है खट्टा मीठा। तो खट्टा मीठा ये दोनों भी पद विशेषण है। पहला पद भी विशेषण है, मीन्स खट्टा भी विशेषण, मीठा भी विशेषण। तो इसका विग्रह कुछ इस प्रकार से, खट्टा और मीठा है जो। इसी प्रकार से शीतोष्ण, मीन्स इसमें भी पहला पद भी और दूसरा पद भी दोनों भी विशेषण है। शीत भी विशेषण है, उष्ण भी विशेषण। शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म। तो शीत और उष्ण है जो, इस प्रकार से इस सामासिक पद का विग्रह होगा। अब देखेंगे हम उपमान उपमेय से युक्त कर्मधारय शब्द। जब समस्त पद में पूर्व और उत्तर पद में उपमान उपमेय संबंध हो, तो देखेंगे उपमान उपमेय संबंध किस प्रकार से होता है उनका। मृग नयन, मृग नयन, पहला पद है मृग, दूसरा है नयन। तो इसका क्या है? एक शब्द की तुलना दूसरे शब्द से की जा रही है, समानता दिखाई जा रही है। तो सारूप, उसको दोनों को एक दूसरे के सारूप दिखाया जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं उपमान उपमेय शब्द। अभी देखो इसमें क्या है, पहला पद है समस्त पद में पूर्व और उत्तर पद में उपमान। देखो समस्त पद में उन्होंने क्या कहा, पूर्व और उत्तर पद में, पूर्व पद में उपमान और उत्तर पद में उपमेय होता है। अभी और एक उदाहरण देखेंगे उसका, विद्याधन। विद्या धन, विद्या रूपी धन, धन को विद्या के समान है, या धन विद्या विद्या धन के समान है। इस प्रकार से यह विद्याधन दिखाए, विद्याधन शब्द हमें पता चलता है। अभी आगे का है कमल नयन। नयन कैसे है? तो कमल के समान है, तो हम उसे कैसे कहेंगे? कमल नयन को विग्रह कैसे करेंगे? कमल रूपी नयन। अभी आगे देखो, मध्य पदलोपी कर्मधारय। जब समस्त पद में पूर्व और उत्तर पद में संबंध बताने वाला पद लुप्त हो, जैसे दही वड़ा। यहाँ क्या उदाहरण दिया है? दही वड़ा, मीन्स दही में डूबा हुआ वड़ा, इस प्रकार से। तो दोस्तों आपको पता चला है। अब हम देखें कि कर्मधारय समास के बारे में हमने पूरे जानकारी ली है। अब हम मुड़ते हैं दूसरे प्रकार की ओर, दूसरी भेद की ओर, जिसका नाम है अव्ययी भव समास। अव्ययी भाव समास में क्या है? जिस समास में पहला पद प्रधान हो तथा वह अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। किस प्रकार से? देखो अभी इसका उदाहरण दिया, शक्ति के अनुसार। ये विग्रह है सामासिक शब्द का, इसको क्या कहेंगे? इसका समस्त पद क्या बनता है? यथाशक्ति। ध्यान रखिए कि इसमें पूरा पद अव्यय बन जाता है, वह समस्त पद उसी रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे भर पेट, पेट भर कर, आजीवन, जीवन तक, आजन्म, जन्म से लेकर, दिनों, दिन के बाद दिन, प्रतिदिन, दिन दिन या फिर हर दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथामति, मति के अनुसार, निडर, डर के बिना। इस प्रकार से अव्यय भाव के कुछ सामासिक पद है जिसका हमने विग्रह करके आपको दिखाया है। अभी देखो अव्यय भाव के समास की पहचान हम कैसे करेंगे। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद
उसका रूप कभी नहीं बदलता। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। तो हमें ध्यान में रखना है, अव्ययभाव समास को हम कैसे पहचानेंगे? समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। इस प्रकार से ध्यान में रखना है हमें अव्ययभाव समास को। अब हम आगे देखेंगे द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ आपको, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है। किस प्रकार से? तो हम देखेंगे, जैसे नवग्रह, मैंने पहले ही बोला है, इसमें इस शब्द में संख्यावाचक विशेषण आता है। यहाँ नव, नव मीन्स 9, तो नवग्रहों का, यहाँ नवग्रह का विग्रह होगा, 9 ग्रहों का समूह। दो पहर, दो माने 2 नंबर है, तो 2 पहरों का समाहार। और एक है त्रिलोक, त्रिलोक बोले तो त्रिलोक में त्रि मीन्स 3 लोकों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। अभी हमने देखा द्विगु समास। द्विगु समास यानी हमारे दिमाग में सिर्फ संख्यावाचक विशेषण, इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हम मुड़ेंगे द्वंद्व समास। जिस समास पद में कोई एक पद प्रधान न होकर दोनों पदों का समान महत्व हो तथा जिसमें पदों को मिलाने वाले समुच्चय बोधकों का लोप हो गया, वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व माने, द्वंद्व यानी 2। द्वंद्व का मीनिंग क्या है? इधर 2, दोनों पदों को, 2 पद जो समान होते हैं उनको समान वैल्यू रहती, समान महत्व होता है। जब ये दोनों महत्वपूर्ण पद जिनकी वैल्यू समान है, ऐसे पद अगर मिल जाने पर समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है। मीन्स समुच्चय बोधक जो अव्यय है वो उधर से गायब हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं द्वंद्व समास। तो देखो कुछ उसके उदाहरण इस प्रकार से है। स्वर्ग नर्क, स्वर्ग और नर्क, यहाँ स्वर्ग नरक के बीच में सिर्फ एक डैश है और उधर से जो समुच्चय बोधक अव्यय और है वो लोप हो गया है। इस प्रकार से अब पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता, पति पत्नी, पति और पत्नी, इस प्रकार से समुच्चय बोधक अव्यय को लोप करके सामासिक पद 2 शब्दों का 2 जिसे समान महत्व है ऐसे शब्द इकट्ठा आते, उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ ध्यान में रखना है इसमें का समुच्चय बोधक जो अव्यय है वो लोप हो जाता है। हमें जब विग्रह करना है तो उसे 2 शब्दों में लाना है, 2 शब्दों के बीच लिखना है, तो बन जाएगा वो द्वंद्व समास। ठीक है, अब हम मुड़ेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, मैंने पहले भी बोला है प्रधान माने महत्वपूर्ण, मेन। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अभी यहाँ कैसा है? उत्तर पद माने बाद में आने वाला पद है वो गौण है और पहले आने वाला पद है, पहले बाद में आने वाला पद प्रधान है और पहले आने वाला पद गौण है, उसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। जैसे इसका उदाहरण है, जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत या रचित, तुलसी द्वारा कृत या रचित तत्पुरुष समास का इस सामासिक पद का विग्रह है तुलसी द्वारा कृत या रचित। विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। इस विग्रह में जो कारक है, जहाँ हमें विग्रह में पता चलता है कि यहाँ रचने वाला, कृत मीन्स रचने वाला है, कौन से? तुलसी द्वारा कृत या रचित, तुलसी के द्वारा जो रचा गया है, रचने वाला जो है वो है कारक। और उन्होंने कहा है कि
विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। विभक्तियों के नामों के अनुसार इनमें 6 भेद है। कौन से भेद है? चलो हम देखेंगे। तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन से है? पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है अधिकरण तत्पुरुष, तीसरा है करण तत्पुरुष, चौथा है संबंध तत्पुरुष, पांचवा है संप्रदान तत्पुरुष और छठा अपादान तत्पुरुष। अभी देखो कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का हम उदाहरण देखेंगे गिरह कट। अभी गिरह कट इसका विग्रह होगा गिरह को काटने वाला। यहाँ कर्म दिखाई दे रहा है तो इसमें इसलिए हम इसे कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास। अभी करण तत्पुरुष में क्या है? मन चाहा, मन से चाहा। तुमने देखा है बच्चों, हम इसके पहले कारक पढ़े थे, अभ्यास में पढ़ चुके हैं। तो कारक जो है उसमें को, जहाँ को आता है वहाँ होता है कर्म कारक, करण आता है वहाँ होता है से, जो उसका चिन्ह रहता है कारक चिन्ह वो क्या रहता है? से। तो यहाँ करण तत्पुरुष समास है तो इसका मन चाहा मीन्स मन से चाहा। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित, क्योंकि करण कारक के कौन से चिन्ह होते हैं? से, द्वारा इत्यादि। ओके, तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा फिर? रसोई घर। तुम्हें पता है संप्रदान कारक का क्या है? कारक चिन्ह के लिए, तो रसोई घर, रसोई के लिए घर। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। अब ये आगे का है अपादान तत्पुरुष। तो अपादान कारक में इसमें क्या है? तो अपादान में विलग होने का भाव, अलग होने का जो भाव रहता है इसे हम कहेंगे अपादान कारक। तो ये अपादान कारक है तो उसमें जो चिन्ह रहता है से, कारक चिन्ह क्या होता है? से। तो या फिर अपादान तत्पुरुष में क्या होगा? देश निकाला, देश से निकाला। कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्त। अभी आगे बढ़ेंगे संबंध तत्पुरुष। हमें पता है संबंध तत्पुरुष को हम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि संबंध कारक का जो चिन्ह होता है का, किसी भी बात का अगर संबंध हम दर्शाते का, की, के, इस प्रकार से हम कारक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। तो यह संबंध तत्पुरुष गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दिनों का नाथ। आगे का हम बढ़ेंगे अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या बताया है? आप बीत, इस प्रकार से ग्रामवास, ये सब उदाहरण दिए गए। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे का जो प्रकार है वो है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद अगर फिर से मैं बताती हूँ, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। देखो उत्तर पद तो प्रधान होता है, लेकिन पूर्व पद में उत्तर पद हो और पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो, वो कहलाता है वह कर्मधारय समास। जैसे देखो चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। कमल, नयन, कमल के समान नयन। देहलता, देह रूपी लता। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। कनक लता, कनक सी लता। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। नीलकमल, नीला कमल। सज्जन, सज्जन। तो यहाँ उन्होंने सिर्फ किसको किसके स्वरूप है यही बताने का प्रयास किया है। हाँ, उपमान और उपमेय। अभी आगे का जो प्रकार है बहुव्रीहि समास। जिन समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य ही पद प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इस समास द्वारा बनने वाला पद विशेषण का कार्य करता है। जैसे देखेंगे हम उसके उदाहरण। चतुर्भुज, चतुर्भुज माने चतुर मीन्स चार, भुज मीन्स भुजाएं, चार भुजाओं वाला। अभी देखो हमने पहले ही
जो डेफिनेशन है बहुब्रीहि समास की व्याख्या है उसमें देखा कि जिस समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य ही पद प्रधान हो, अलग ही पद को प्रधान माना जाता है, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। यहाँ अन्य माने हमें उस सामासिक शब्द में वो दिखाई नहीं दे रहा है, वह अन्य पद कौन सा है यहाँ, चतुर्भुज मीन्स 4 भुजाओं वाला, तो वह अन्य पद है विष्णु। त्रिनेत्र में 3 नेत्र वाला कौन है, जी हाँ बच्चों, शिव। अगर दशानन के बारे में हम बोलेंगे तो दशानन माने 10 मुख वाला, तो वो कौन है, रावण। अन्य पद प्रधान होता है विष्णु, शिव, रावण, इस प्रकार के जो पद है ये है अन्य पद जो प्रधान होते हैं। यहाँ सिर्फ हमें बताए गए उनकी विशेषता कि किस प्रकार से उनके विशेषण बताए गए कि किस प्रकार से विशेष है, क्योंकि वो सबसे अलग है। उनको विष्णु को 4 भुजाएं हैं, शिव को 3 नेत्र है, या फिर रावण को 10 मुख है। अभी देखो और एक उदाहरण है परशुधर, परशु धारण करने वाला परशुराम। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जीत के, वहाँ हम किसे कहते हैं, जी हाँ कृष्ण विष्णु। लंबोदर, लंबे उदर वाला, जिसका लंबा उदर है उसे हम क्या कहते हैं, गणेश। चारपाई, 4 पायों वाली है जो खाट, हम उसे कहेंगे चारपाई। ठीक है, अभी उसे हम कहेंगे खाट। अब हम देखेंगे आगे का जो महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम देखो जब भी बच्चों समास के बारे में पूछते तो हमें पता नहीं चलता कि कर्मधारय, बहुब्रीहि समास या फिर द्विगु, इन सब बहुब्रीहि, इनमें क्या अंतर है। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा एक अभ्यास करेंगे, जिससे जो भी कुछ शंकाएं होगी वो दूर हो जाएगी। अभी कर्मधारय और बहुब्रीहि में क्या अंतर है। समास के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों में पाए जाते हैं। इन दोनों का अंतर लेकिन क्या है, इस वजह से तो आप लोग समझ नहीं पाते ये कौन सा समास है, ये कर्मधारय है या बहुब्रीहि है। तो इन दोनों का अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। चलो तो हम उसका देखेंगे एक उदाहरण। कर्मधारण में एक पद विशेषण या उपमान और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे कमल नयन, कमल नयन में कमल उपमेय और नयन उपमान होता है। तथा हमने देखा है पिछले ही उदाहरण में पीतांबर, पीतांबर माने पीत माने पीला, ये है विशेषण, और अंबर ये हुआ विशेष्य। लेकिन बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास में सारा समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। उसका अगर हम उदाहरण देखें तो वही हम सामासिक पद लेंगे, लेकिन उसको हम विग्रह कुछ इस तरह से बनाएंगे। कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिसके, वो कौन है, कृष्ण या विष्णु। अभी पीतांबर, पीले है अंबर जिसके, कृष्ण या विष्णु। देखो इधर जो पद है वो अन्य पद है, अन्य पद के बारे में विशेषता बताई गई है। विशेषण अन्य पद को महत्व दिया गया है, प्रधान माना गया है। ये होता है बहुब्रीहि समास में। और कर्मधारय समास में हमने देखा है कि हमेशा क्या होता है, तो कर्मधारय में एक पद तो विशेषण यानी उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य यानी उपमेय होता है। जब दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पदों से भिन्न कोई तीसरा अर्थ निकले तो वो होता है बहुब्रीहि समास। तथा जहाँ दोनों शब्दों में विशेषण विशेष्य का उपमेय उपमान का संबंध हो तो वह होता है कर्मधारय समास। देखो दोनों में का अंतर मैंने बताया है, कब बहुब्रीहि समास कहलाता है वो शब्द और कब वह शब्द कर्मधारय समास कहलाता है। अभी देखेंगे द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, क्योंकि पहले पद में संख्या का उल्लेख किया होता है, संख्या के बारे में बताया होता है, तथा दूसरा पद होता है विशेष्य। परंतु बहुब्रीहि समास में सारा ही पद विशेषण का ही काम करता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी है जिन्हें दोनों समासों के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो इस वजह से अगर
तुम्हें परीक्षा में कोई ऐसा शब्द देते हैं जहां तुम्हें मन में आशंका पैदा होती है कि ये द्विगुए है या बहुव्रीहि, तो इसमें का अंतर हम कैसे पहचानेंगे, या फिर हम उसका विग्रह करने पर निर्भर करता है किस बात पर, जब हम उसका विग्रह करते हैं, विग्रह के बाद ही पता चलेगा यह द्विगु है या बहुव्रीहि। तो परीक्षा में किस प्रकार से पूछेंगे, आपको उस सामासिक शब्द का विग्रह किया होगा और सामासिक शब्द का जो विग्रह है उससे तुम्हें सामासिक पद बनाना है और फिर उसको समास का नाम देना है। इस प्रकार से वो कौन से टाइप का समास है ये हमें पहचाने, वो कैसे पहचानेंगे, चलो हम उसका उदाहरण देखेंगे। चतुर्भुज, 4 भुजाओं से युक्त, 4 संख्या आई है तो डेफिनेटली यह कहाँ कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। लेकिन अगर हमें परीक्षा में इस प्रकार से पूछते हैं 4 भुजाएं है जिसकी विष्णु, इस समास विग्रह सामासिक विग्रह का समासिक शब्द बताइए या फिर उसका समास बताइए, तो हम क्या कहेंगे, फिर हम बोलेंगे, एक तो सामासिक शब्द बताए बोले तो चतुर्भुज बोलेंगे और उसका विग्रह कहने के लिए कहा तो हम कहेंगे बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास में हमेशा ही हमने देखा है अन्य पद को असाधारण महत्व होता है। अभी देखो त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में 3 माने कि संख्यावाचक विशेषण आया है, 3 नेत्रों का समूह, डेफिनेटली ये द्विगु समास होता है। आंखें बंद करके हम कह सकते हैं कि जी हाँ ये द्विगु समास है। लेकिन अगर बच्चों आपको इस प्रकार से परीक्षा में उदाहरण देते समास विग्रह दिया होता है, 3 नेत्र है जिनके शिव, तो आप यहाँ 3 संख्या पकड़कर चलेंगे और द्विगु समास कहेंगे, जी नहीं बच्चों, यहाँ हमें कहना है बहुव्रीहि समास। ये किसका उदाहरण है, ये समास सामासिक पद किस सामासिक पद का उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास, और सामासिक पद है त्रिनेत्र। अब आगे देखेंगे नीलकंठ। अभी नीलकंठ, नीलाकंठ और अगर इसका बहुव्रीहि समास, ये तो द्विगु समास हुआ, और अगर इसका बहुव्रीहि समास देखे जाए तो नीला है कंठ जिसका, जिसे हम कहेंगे शिव। अब तुम्हें समास समझ में आया, ऐसा मैं पकड़कर चलती हूँ और अब हम उस दोनों में का अंतर किस प्रकार से हमें मालूम करना है एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगी। संधि, अब ये तो हमने देखा द्विगु और बहुव्रीहि के बारे में, मैंने फिर से आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ कि इन दोनों का अंतर हमें कैसे पहचानना है। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य, परंतु बहुव्रीहि समास में क्या होता है, सारा पद ही विशेषण होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। संधि और समास में अंतर, संधि और समास में किस प्रकार से अंतर होता है, संधि वर्गों में होती है, इसमें विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता है। किस प्रकार से, देवालय, देव अधिक आलय, देव प्लस आलय, समास 2 पदों में होता है। संधि यानी 2 पदों को अलग अलग करके उसका विच्छेद किया जाता है। लेकिन समास में विग्रह कैसा होता है, तो समास होने पर विभक्ति या शब्दों का लोप भी हो जाता है, जैसे माता पिता, इन 2 शब्दों को कौन से हमने देखा है कि हम किससे अलग करते हैं, तो और इस शब्द से, तो माता और पिता, इस अव्यय से हम दोनों को अलग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने देखे हैं बहुत सारे उदाहरण, और मुझे आशा है कि मेरे इस समास के बारे में जो मैंने आज आपको वीडियो पर जानकारी दी उस संबंधित आपकी सभी आशंकाएं दूर हुई होगी। अगर ऐसा है तो मेरा इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं जल्द ही आपके सामने फिर हाजिर होगी एक नए पार्ट के साथ। तब तक